हेलो दोस्तों, आपका स्वराज क्लास स्वागत है। जो घड़ी आज हम आप लोग को जो ज्योग्राफी का है वो आज लास्ट क्लास है आप लोग को। और हम लोग ने पिछला क्लास बिहार इंड कर लिए थे। तो आज मुश्किल से 15 से या 15 मिनट का वीडियो ही रहेगा, 15-20 मिनट। उसी में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक था मानचित्र अध्ययन। मानचित्र अध्ययन, तो मानचित्र अध्ययन को आज हम लोग समाप्त करेंगे और समाप्त करने के साथ ही ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। तो चलिए, और कुछ बात ना कह के आगे आगे अपना काम बढ़ाते हैं हम। चलिए देखिए, लास्ट टॉपिक है हम लोगों को क्या, मानचित्र अध्ययन। मानचित्र अध्ययन, चलिए देखिए हम लोग क्या करते हैं मानचित्र अध्ययन में। आखिर मानचित्र अध्ययन की जरूरत क्यों पड़ा, मानचित्र अध्ययन से हम लोगों को फायदा क्या है, तो ये सब समझिए। मानचित्र का मतलब क्या होता है, आपके गांव को या शहर को या किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है, नक्शा का। ये आप ही सोचिए कि यदि आपको किसी शहर में जाना हो तो आप सबसे पहले किसका सहारा लेते हैं, गूगल मैप्स का। गूगल मैप्स का सहारा लेते हैं कि हमको कितना दूर जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसमें डिस्टेंस आप देखते हैं, डिस्टेंस देख के उसी हिसाब से अपना क्या करते हैं, आप पैकिंग करते हैं। तो इसी प्रकार जब तक आप लोग का मानचित्र क्लियर नहीं होगा, जब तक आप लोग से देखिएगा कहीं भी आपको जाना हो तो उसके लिए आपको एक मन में आकृति लाना होता है। जिसे आप लोग को समझिए, सपोज दैट हमारे ही गाँव शहर में आना होगा, तो आप लोग सपोज दैट यहाँ का लोकल जितना भी रहेगा तो उसका आपको पूरा जो मैप है क्या माइंड में आ जाता है। अपने गांव कहीं अगर हम बोलेंगे आँख मूंद के भी कि बताओ किसके बगल में किसका घर है, आप लोग माने एक इमेजिन के तौर पे बता सकते हैं इसके बगल में इसका घर है। क्योंकि आप बचपन से वहाँ पे रह गए, आपको पूरा। यदि बाहर का कोई अधिकारी आया है तो नक्शा किससे बनवाने के लिए बोलेगा, वो खुद ही नहीं बनाएगा, वो आपसे नक्शा बनवाएगा। इसलिए वो आपसे नक्शा बनवाएगा क्योंकि अधिकारी तो 1-2 घंटा के लिए आया है, लेकिन आप बचपन से हैं तो बचपन से तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगा कि कहाँ पे किसके बगल में घर है, कितना कितना घर है, आप वो सब एक्चुअली निकाल सकते हैं। तो चलिए, मानचित्र अध्ययन। तो मानचित्र अध्ययन में हम लोग पढ़ना है उच्चावच निरूपण। क्या पढ़ना है, उच्चावच निरूपण। उच्चावच निरूपण, उच्चावच क्या होता है, निरूपण क्या होता है। निरूपण में दर्शाया जाता है, निरूपण मतलब दर्शा। उच्चावच जब किसी भी उच्च वस्तु को दर्शाने के लिए, यानी कहते हैं उच्चावच निरूपण क्या है, जब किसी त्रिविमीयाकृति, कौन सा आकृति, त्रिविमीयाकृति, कौन सा आकृति, त्रिविमीयाकृति। अब बोलिएगा त्रिविमीयाकृति क्या होता है, तो इसको बोला जा रहा है 3D। इसको क्या बोला जाए, 3D। तो 3D 2D, जैसे देखिए ये आयत है, ये कौन सा फिगर हो गया, 2D। अगर इसमें हम इसका 3D में फिगर लाना चाहेंगे, ये बताइए। अब ये जो फिगर होगा, ये जो फिगर है कौन डी है, 3D है। इसी फिगर का नाम क्या है, 3D है। ये जो आगे को निकालने की कोशिश करेगा उसको 3D। तो हम लोग क्या बोले, जब किसी त्रिविमीयाकृति को, जब किसी त्रिविमीयाकृति को किसी समतल पर, क्या चीज़ पर, समतल पर जो जब हम दर्शाने की कल्पना करते हैं या दर्शाया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उच्चावच निरूपण। फिर समझिए हम क्या बोले हैं, जब किसी भी किसको, जब किसी भी त्रिविमीयाकृति को, कौन सा आकृति को, जब किसी त्रिविमीयाकृति को हम किस पे, समतल पर जो दर्शाने की कल्पना करते हैं या दर्शाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, माने त्रिविमीयाकृति जिस विधि का हम लोग प्रयोग कर देंगे उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, उच्चावच निरूपण। अब देखिए, दर्शाने का बहुत सा विधि है, दर्शाने का बहुत सा विधि है, ये त्रिविमीयाकृति को दर्शाने का बहुत सा विधि है, त्रिविमीयाकृति को दर्शाने का बहुत सा विधि है। अब कौन कौन सा विधि है हम लोग इसमें देखते हैं। तो हम बताइए उच्चावच निरूपण क्या है, आपसे क्वेश्चन, उच्चावच निरूपण क्या है, जब किसी त्रिविमीयाकृति को, जब किसी त्रिविमीयाकृति को समतल पर दर्शाने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलेंगे, उच्चावच निरूपण। अब देखिए, उच्चावच निरूपण दर्शाने का बहुत सा विधि है। तो हम लोग
ऊंचा ऊंच निरूपण दर्शाने के लिए इसमें क्या दर्शाया जाता है? त्रिविमीय आकृति। क्या दर्शाया जाता है? त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय आकृति को इसमें क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। अब त्रिविमीय आकृति को दर्शाने के लिए समतल पर जिस विधि का प्रयोग करते हैं या जिस विधि का प्रयोग किया जाता हो उसे ही क्या बोलेंगे? उच्चावच निरूपण। इसको दर्शाने के लिए हम लोग 5 विधि पढ़ेंगे। कितने विधि पढ़ेंगे? 5 विधि। यही 5 विधि है बस। सबसे पहला हेस्वर विधि, दूसरा है पर्वत छायाकरण विधि, तीसरा है अस्तरंजन विधि, चौथा है तल विधि और पांचवा है समोच्च रेखा विधि। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा, समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? ये वाला ज़्यादा आपको क्या है? इम्पोर्टेंट है। तल विधि, ये इसी का नाम दूसरा तल चिन्ह विधि। तो पहले बताइए ऊंचावच निरूपण क्या है? ऊंचावच निरूपण क्या है? जब किसी भी त्रिविमीय आकृति को जब किसी भी त्रिविमीय आकृति को समतल पर, किस पर? समतल पर दर्शाने के लिए जिस विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे उसे ही क्या बोलेंगे? ऊंचावच निरूपण। फिर समझिए क्या बोल रहे हैं। जब 3D का मतलब जिसे हो गया आप लोग समझ लिए, सिलेंडर समझ लीजिए, क्यूब समझ लीजिए, घन समझ लीजिए, घनाभ समझ लीजिए, या और ऐसा फिगर जो 3D में है जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ क्या रहना चाहिए? मोटाई भी रहना चाहिए। यदि सिर्फ किसी वस्तु में लंबाई या चौड़ाई है तो समझिए 2D फिगर है। यदि किसी फिगर में लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई तीनों ही है तो समझिए कितना फिगर है? 3D फिगर है। तो हम क्या बोले? ऊंचावच निरूपण को दर्शाने के लिए जिस विधि का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ऊंचावच निरूपण को दर्शाने के लिए जिस विधि का हम लोग क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। यानी त्रिविमीय आकृति को दर्शाने के लिए समतल पर जिस विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे उसे ही क्या बोलेंगे? ऊंचावच निरूपण विधि। अब देखिए सबसे पहला हेस्वर, सबसे पहला कौन विधि था? हेस्वर विधि। हेस्वर विधि का निर्माण किसने किया था? लेहमान ने। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। हेस्वर विधि का निर्माण किसने किया था? लेहमान ने। ये क्या किया था कि त्रिविमीय आकृति को दर्शाने के लिए कुछ नहीं किया था। जैसे कॉपी ले लिया और कॉपी पे दर्शाने के लिए किसी भी चीज़ को इन्होंने छोटे रेखाखंड का प्रयोग किया। छोटे रेखाखंड का प्रयोग किया, पतला, छोटा और पतला, छोटा और किसका? पतला। यानी छोटा और कह सकते हैं महीन, छोटा भी और उसके साथ साथ क्या? महीन। ऐसे हम किसी भी चीज़ को दर्शाना है एकदम छोटा, ये महीन हो गया, छोटा एकदम महीन। ये समझिए, ये जो हो गया महीन हो गया, ये क्या हो गया? मोटा हो गया। तो इन्होंने एक ही चीज़ किया हेस्वर विधि ने। इसका निर्माण किसने या इनका विकास सर्वप्रथम किसने किया था? लेहमान ने किया था। पूछेगा हेस्वर विधि का निर्माण किसने किया था? लेहमान ने किया था। इसमें इन्होंने क्या किया कि किसी भी त्रिविमीय आकृति को समतल पर दर्शाने के लिए इन्होंने क्या किया? छोटे छोटे रेखाखंड का प्रयोग किया गया। और जो छोटा छोटा रेखाखंड था वो बहुत ही क्या था? पतला था कि मोटा था? बहुत ही पतला था। तो इसको कौन सा विधि बोलेंगे? हेस्वर विधि। इसको कौन सा विधि बोलेंगे? हेस्वर विधि। हेस्वर विधि के बाद था दूसरा पर्वत छायाकरण विधि। पर्वत छायाकरण विधि में क्या हुआ कि इसमें पर्वत छाया का मतलब लाइट देने की कल्पना की गई। यानी किसकी कल्पना की गई? प्रकाश देने की कल्पना की गई। और जो प्रकाश पड़ेगा तो कौन सी दिशा में देने की कल्पना की? उत्तर पश्चिम में। बोला कि आपको अगर कोई फिगर या दिखाना है किस पे, आपको किसी फिगर को दर्शाना है, किस चीज़ पे दर्शाना है? किसी समतल पर दर्शाना है त्रिविमीय आकृति को, तो आप कुछ मत कीजिए, आप उस पर क्या कर दीजिए? लाइट मारिए या टॉर्च मारिए या प्रकाश मारिए। वो भी कौन सा दिशा से मारिए? उत्तर और पश्चिम दिशा से। उत्तर और पश्चिम दिशा से। अब देखिए उत्तर पश्चिम कौन सा होगा? ये आप लोगों को पता, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो बताइए उत्तर हो गया पश्चिम, यानी इस दिशा से आप लोग क्या मारिएगा? लाइट मारिएगा। ये सब हम लोग को बताएंगे। तो बताइए हमारे बोर्ड से राइट, लेफ्ट,
नॉर्थ साउथ। हम लोग लाइट कहाँ से मारेंगे, यहाँ से लाइट मारेंगे, और यहाँ से लाइट मारेंगे तो जो आपकी आकृति है वो पीछे की ओर दिखाई पड़ेगी। ये किसने कहा, पर्वत छायाकरण विधि में कहा गया। लेकिन ये बात आगे जाके क्या हुआ, गलत हुआ, क्योंकि वो समय सूर्य जो था, सूर्य कहाँ पे था, सूर्य उसमें सुबह में उगा था, तो सुबह में सूर्य उगेगा, वैसे भी सूर्य सुबह में लाइट मारेगा, तो उसका देखिए बताए पर्वत जो छाया है वो किधर पर है, उसके विपरीत दिशा में बनेगा। तो ये तो बात था, तो लेकिन कहीं कहीं इनका बात सही हुआ, लेकिन कभी जो सूर्य की डायरेक्शन के कारण, यानी जब सूर्य क्या हुआ, या पृथ्वी जब घूमने लगी, पृथ्वी ना घूमती है, सूर्य तो घूमती नहीं है, सूर्य स्थिर है, जब पृथ्वी चारों ओर उनके चक्कर लगाते रहता है। तो कभी कभी क्या हुआ, ये कभी कभी माने सुबह में सही होता है, लेकिन दोपहर में या शाम में ये इसी का ये क्या होता है, गलत हो जाता है। अब 12 बजे आप 12 बजे सूर्य आपके माथा पे है, हम लाइट मार रहे हैं, तो आपका छाया कहाँ बनेगा, छाया तो बनेगा लेकिन नीचे ही बनेगा। तो इन्होंने बोला था पर्वत छायाकरण विधि में कि इस विधि में प्रकाश देने की क्या की गई, पर्वत को दिखाने के लिए, किसको दिखाने के लिए, पर्वत को दिखाने के लिए उत्तर पश्चिम दिशा से प्रकाश देने की क्या की गई, कल्पना की गई। बस यही सब कौन सा विधि था, पर्वत छायाकरण विधि। सबसे अच्छा विधि आप लोग इसके बारे में सुने होंगे, अस्तरंजन विधि। अस्तरंजन विधि में इसमें रंग का प्रयोग किया गया, इसमें क्या किया गया, रंग का प्रयोग किया गया। जैसे आप लोग नक्शा उक्सा देखते होंगे, उसमें रंग का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, रंग का प्रयोग किया जाता है। देखिए रंग का प्रयोग किया, जिसे आप लोगों को पता होगा, जल के लिए कौन सा कलर का यूज किया जाता है, नीला कलर का। आप लोगों को पता होगा जल के बाद बर्फ के लिए कौन सा कलर का यूज किया जाता है, उजला कलर का। फिर इसके बाद आप लोगों को पता होगा मैदान के लिए किसका कलर का प्रयोग किया जाता है, हरा का। फिर उसके बाद आप पहाड़ को कौन सा कलर से, बादामी, या कहीं कहीं क्या लिखा था, भूरा, बादामी या भूरा। तो ये सब आपको पता ही होगा बचपन से ही, कि हम लोग नक्शा पे, अगर आप लोग बचपन में चित्र बनाते होंगे तो पेड़ तो हरियर हो गया, हरियर से पूरा रंग दे, पानी को आप लोग नीला रंग से रंगते होंगे। तो उसी प्रकार से अस्तरंजन विधि, इसमें इसमें क्या, इसमें रंग का प्रयोग किया गया, इस विधि में रंग का प्रयोग किया गया, जिसमें जल को कौन कलर से, नीला, बर्फ को उजला, मैदान को हरा, तथा पहाड़ को किससे, बादामी या भूरा रंग से दर्शाया गया। ये 3 विधि आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया होगा तो हम ये 3 लिखाएंगे और 2 फिर इसके बाद करवाएंगे। तो पहले समझिए 3 विधि के बारे में। सबसे पहले उच्चावच निरूपण क्या है, तो जब किसी भी त्रिविमीय आकृति को किस पे, समतल पर दर्शाने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलेंगे, उच्चावच निरूपण। अब उच्चावच निरूपण की विधियों को लिखे, तो उच्चावच निरूपण प्रमुख से विधि है। सबसे पहले हैसर विधि, इस विधि का निर्माण किसने किया, लेहमान ने। इसमें कहा गया था कि हम छोटा सा पतले रेखाखंड का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। दूसरा पर्वत छायाकरण में, इस विधि में जो प्रकाश देने की कल्पना की जाती है वो कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा से प्रकाश देने की कल्पना की जाए। तीसरा है अस्तरंजन विधि, इस विधि में रंग का प्रयोग किया गया है, जिसमें जल को कौन कलर से, नीला कलर से, बर्फ को उजला कलर से, मैदान को हरे कलर से, और पहाड़ को बादामी या भूरा कलर से दर्शाया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, उच्चावच निरूपण क्या है, उच्चावच निरूपण क्या है। उच्चावच निरूपण क्या है, लिखिए। जब किसी त्रिविमीय आकृति को जब किसी त्रिविमीय आकृति को समतल पर दर्शाने के लिए, जब किसी त्रिविमीय आकृति को समतल पर दर्शाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है, जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे उच्चावच निरूपण कहते हैं। उसे उच्चावच निरूपण कहते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखवाए हैं, उच्चावच निरूपण क्या है।
या किसे कहते हैं? तो लिखे होंगे जब किसी त्रिविमीय आकृति को समतल पर दर्शाने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे ही क्या बोलेंगे? उच्चावाच निरूपण। फिर से सोच साथी सुन लीजिए क्या बोले? जब किसी त्रिविमीय आकृति को जब किसी त्रिविमीय आकृति को समतल पर दर्शाने के लिए हम लोग जिस विधि का प्रयोग करेंगे उसी को क्या बोलेंगे? उच्चावाच निरूपण। अब देखिए उच्चावाच, अगला क्वेश्चन लिखिए, उच्चावाच निरूपण को दर्शाने के लिए विभिन्न विधियों का वर्णन करें। उच्चावाच निरूपण को दर्शाने के लिए विभिन्न विधियों का वर्णन करें। आंसर में लिखिए, उच्चावाच निरूपण को दर्शाने के लिए प्रमुख विधियां प्रमुख हैं। उच्चावाच निरूपण को दर्शाने के लिए प्रमुख विधियां प्रमुख हैं। चलिए पहला नंबर लिखिए, हेस्वर विधि। पहला नंबर हेस्वर विधि। हेस्वर विधि लिख के डैश लिखिए। इस विधि का विकास लेहमान के द्वारा किया गया था। इस विधि का विकास लेहमान के द्वारा किया गया था। लेहमान के द्वारा किया गया था। इस विधि में छोटे महीन और खंडित माने छोटा छोटा खंड, यानी कि छोटा भी बोला महीन भी बोला, छोटा छोटा खंड, जैसे ऐसे हो गया, लंबा लाइन भी नहीं खींचना था। छोटा महीन तथा खंडित रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। खंडित रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। चलिए दूसरा नंबर लिखिए, पर्वत छायाकरण विधि। पर्वत छायाकरण विधि लिख के डैश देखिए। पर्वत छायाकरण विधि में उत्तर पश्चिम की दिशा से उत्तर पश्चिम की दिशा से प्रकाश देने की कल्पना की जाती है। उत्तर पश्चिम की दिशा से प्रकाश देने की कल्पना की जाती है। चलिए तीसरा नंबर लिखिए, अस्तरंजन विधि। लिख के डैश। अस्तरंजन विधि लिख के डैश। देखा, इस विधि में रंग के माध्यम से किसी चीज को दर्शाया जाता है। किसी चीज को दर्शाया जाता है। जल को नीले रंग से, बर्फ को उजले रंग से, बर्फ को उजले रंग से
मैदान को हरे रंग से, मैदान को हरे रंग से तथा पहाड़ को बादामी या भूरे रंग से दर्शाया जाता है, तथा पहाड़ को बादामी या भूरे रंग से दर्शाया जाता है। ये दो विधि भी लिख लीजिए, एक बार हम लिखवा लेते हैं पूरा, फिर समझा देंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। लिखिए तल चिन्ह विधि लिख के डैश, तल चिन्ह विधि लिख के डैश, तल चिन्ह विधि लिख के डैश। लिखिए किसी स्थान का समुद्र तल से ऊंचाई, किसी स्थान का समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं, स्थानिक ऊंचाई कहते हैं, स्थानिक ऊंचाई कहते हैं, स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। इसमें ऊंचाई को दर्शाया जाता है। इस विधि में लिखिए, इस विधि में ऊंचाई को लिखा जाता है, इस विधि में ऊंचाई को लिखा जाता है, इस विधि में ऊंचाई को लिखा जाता है। अगला अष्टांग लीजिए, समोच्च रेखा विधि। या क्वेश्चन पूछा समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। समोच्च रेखा विधि, समोच्च रेखा विधि लिख के डैश मारिए, लिख के डैश, समोच्च रेखा विधि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। समोच्च रेखा विधि, समोच्च रेखा विधि लिख के डैश। देखिए ऊंचा वक्र निरूपण को दर्शाने के लिए, ऊंचा वक्र निरूपण को दर्शाने के लिए, ऊंचा वक्र निरूपण को दर्शाने के लिए यह सबसे अच्छी विधि है, यह सबसे अच्छी विधि है, यह सबसे अच्छी विधि है। इस विधि में समुद्र तल से ऊंचाई को काल्पनिक रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है, काल्पनिक रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है, काल्पनिक रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है, काल्पनिक रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए 2 डैश मार्क लिखिए, डैश मार्क लिखिए। लिखिए हेस्वर विधि का निर्माण लेहमान ने किया था, हेस्वर विधि का निर्माण लेहमान ने किया था, हेस्वर विधि का निर्माण लेहमान ने किया था, हेस्वर विधि का निर्माण लेहमान ने किया था। अगला डैश मार्क लिखिए। पर्वत छायाकरण विधि में उत्तर पश्चिम दिशा से प्रकाश देने की कल्पना की जाती है। पर्वत छायाकरण विधि में उत्तर पश्चिम से प्रकाश देने की कल्पना की जाती है, उत्तर पश्चिम से प्रकाश देने की कल्पना की जाती है। देखिए समोच्च रेखा विधि और ये विधि तल चिन्ह विधि, तल चिन्ह विधि में सिर्फ यही बोला गया कि आपको जो भी ऊंचाई हो, कोई क्या हो, ऊंचाई हो, तो ऊंचाई जो वो कहाँ से निकलेगा, समुद्र से। कहाँ से निकलेगा, समुद्र से। अब कहाँ से निकलेगा, समुद्र से। इस विधि में यही एक खराबी क्या था कि अगर किसी स्थान को क्या निकालना था, ऊंचाई निकालना था, तो उसके अगल बगल में समुद्र रहना क्या था, जरूरी था। तभी हम तो लोग तल चिन्ह विधि से वहाँ का हम लोग निकाल सकते थे। अब तो जैसे हो गया महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, ये सब जो समुद्र किनारे है वो सब तो अपना ऊंचाई निकाल सकता था। वो सब अपना क्या लगाएगा, समुद्र के अंदर एक
मीटर लगाएगा, उससे अपना बता देगा हम इतना ऊंचा है, हम इतना ऊंचा है, हम इतना ऊंचा है। लेकिन हम लोग पड़ जाते हैं मैदानी या पहाड़ी एरिया में, वो लोग कैसे बता पाएंगे कि बताइए हम कितना ऊंचा है। तो लोग बोलेगा आप लोग पहले समुद्र में जाइए, फिर कॉल कीजिएगा हाँ इतना फीट होगा, फिर कैसे नापिएगा आप लोग। तो ये तो आप लोग को प्रॉब्लम हो गया। तो तलचिन विधि जो समुद्री किनारे जगह पे था ना, समुद्री किनारे, उन्हीं लोग के लिए फायदेमंद हुआ, हम लोग के लिए फायदेमंद नहीं हुआ। क्यों नहीं फायदा? क्यों? हम लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। देखिए तलचिन विधि में क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही चीज, किसी भी स्थान का जो ऊंचाई है हम किसके द्वारा निकालते हैं? समुद्र के द्वारा। किसके द्वारा? समुद्र के द्वारा निकाला जाता है। इसमें जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानिक ऊंचाई बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? जो समुद्र से जो जितना भी ऊंचाई रहेगा ना किसी भी भूमि का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? किसी भी भूमि का हम लोग क्या बोल देंगे? उसका स्थानिक ऊंचाई बोल देंगे। इस विधि में सिर्फ ऊंचाई को ही लिखा जाता है। इस विधि में सिर्फ किसको लिखा जाता है? ऊंचाई को ही लिखा जाता है। लेकिन ये तो समुद्र किनारे जो एरिया रहता था वहाँ के लिए फायदेमंद था। लेकिन हम लोग बोले कि मैदानी एरिया है तो ये समोसे का विधि हम लोग के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब देखिए ये क्या बोलता है, ये तो वास्तविक रेखा इसमें होता है। कौन सा रेखा होता है? वास्तविक। वास्तविक मतलब रियल में। अब वहाँ पे एक लगा दिया, रियल में नाप लिया। इसमें क्या बोला कि आप एक कल्पना कीजिए। क्या कीजिए? कल्पना कीजिए। ये इसमें बोला कि काल्पनिक रेखा से, किससे? काल्पनिक रेखा के माध्यम से आप किसी भी समुद्र तल से आप अपना क्या निकाल सकते हैं? ऊंचाई निकाल सकते हैं। ये सबसे अच्छा विधि है। आप कल्पना कर लीजिएगा हाँ समुद्र तल से इतना ऊंचा है, लेकिन समुद्र तल से वो बता देगा आपको, वहां से कॉल करेगा हम इतना ऊंचा है, तो आप उतना से कल्पना कर लीजिएगा हम कितना ऊंचा होंगे। तो ये सबसे अच्छी विधि है समोसे का विधि। यानी हेस्वर विधि को जो मापने का सबसे अच्छा विधि कौन सा है? हेस्वर विधि है, जिसमें किसका प्रयोग किया गया? समुद्र तल से मापने के लिए काल्पनिक रेखा का प्रयोग किया गया। जैसे आप लोग कोई भी स्टेशन पे जाइएगा या छोटा प्लेटफॉर्म या बड़ा प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, जो पीला वाला जो बड़ा बोर्ड रहेगा, कोई भी उसमें स्टेशन का नाम लिखा रहेगा तो उसके नीचे लिखा हुआ रहेगा कि समुद्र तल से इतना ऊंचा, समुद्र तल से इतना ऊंचा। तो आप स्टेशन पे जाइएगा कि कोई भी स्टेशन पे, तो सब स्टेशन पे नहीं लिखा हुआ रहता है। कोई स्टेशन पे लिखा हुआ रहेगा समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पे। वो लोग किसका प्रयोग करते हैं? समोसे का विधि से। और समोसे का विधि के द्वारा ही क्या किया जाता है? काल्पनिक रेखा के द्वारा ही समुद्र तल से जो ऊंचाई निकालते हैं उसी को कौन सा रेखा बोलेंगे? समोसे का विधि। तो देखिए और इसका परिभाषा क्या होता है? यह विधि जो है सबसे अच्छी विधि है, सबसे अच्छी ऊंचा वजन को दर्शाने के लिए, ऊंचा वजन को दर्शाने के लिए सबसे अच्छी विधि है। अच्छी विधि क्यों है? क्योंकि ये आप लोग इसमें किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? काल्पनिक रेखा का प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है? समुद्र तल से ऊंचाई को, जो समुद्र तल से जितना भी ऊंचाई है ना, उसे हम लोग वास्तविक रेखा से नहीं, किसको रेखा से? काल्पनिक रेखा से दर्शाया जा सकता है। तो आज हम लोग को इतना ही क्लास था। तो आज हम लोग पूरा ये मानचित्र अध्ययन क्या हो गया? खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग एक दिन मैप का क्लास रखेंगे। एक दिन किसका क्लास रखेंगे? मैप का। अब मैप का क्लास रखेंगे, उसमें आप लोग को नक्शा, मतलब भारत का नक्शा हम बोलेंगे, बताए कांडला। तो आप लोगों को पहले स्टेट पूरा 29 याद रहेगा। तो जैसे कांडला गुजरात में है, कांडला बंदरगाह कहाँ है, फिर पूरे मरमू गाँव कहाँ है, फिर मुझे हाजीपुर आपको दर्शाना है नक्शे पे। ये आप लोग को 5 नंबर में एग्जाम में आता है। एक भारत का नक्शा पाने के लिए बोलेगा, उसमें 2-3 बोलेगा कि सबसे ज़्यादा अधिक चाय उत्पादक एक क्षेत्र का नाम लिखा है। तो सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक कहाँ होता है? असम में। तो असम आपको वहाँ पे इंडिकेट कर दीजिएगा। तेल शोधक कारखाना डिगबोई है असम में, वहाँ पे एक दर्शा दीजिएगा। फिर आपको पूछेगा कि बताइए एक धान के लिए पता है आप लोगों को पश्चिम बंगाल। इस तरह से भी रहेगा। तो एक दिन हम क्लास उसका कभी सोचेंगे तो एक दिन हम ले लेंगे। अब इसके बाद ये ज्योग्राफी आप लोग का खत्म हो गया है। अब कल से हम लोग क्या आगे की ओर बढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स। कल से हम लोग कहाँ बढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स। हाँ, एक चीज़ हमने देखा है कि इसमें आपदा प्रबंधन भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आपदा प्रबंधन। तो हम बताए हैं आपदा प्रबंधन आपको हर संडे को 1 घंटे का वीडियो 2 से 3 क्लास में आपका आपदा प्रबंधन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। आपदा प्रबंधन जैसे आपदा प्रबंधन संडे को संडे चलेगा, इधर 6 दिन है तो आपका इकोनॉमिक्स चलेगा। तो इकोनॉमिक्स भी चलेगा आराम से। इकोनॉमिक्स 10 से 12 या 13 क्लास में आपका इकोनॉमिक्स पूरा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जैसे आपका इकोनॉमिक्स खत्म होगा उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस जैसे ही खत्म होगा हिस्ट्री के बाद हम लोग को क्या बच जाएगा? फिजिक्स। फिर क्लास हम लोग का चलते ही रहेगा। तो ठीक है, धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना से बचें। जय हिंद, जय भारत।